गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान का एक सीक्वेंस वाइज वीडियो चल रहा है। इसमें हमने राज्यसभा को अपलोड कर दिया है, महान्यायवादी को कर दिया है, प्रधानमंत्री को कर दिया है, राष्ट्रपति को कर दिया है, उपराष्ट्रपति को कर दिया है। तो उन सारे वीडियोस को आप देखें और नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप लगातार नोट्स बनाते रहेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में एक सीक्वेंस वाइज, एक सीरियल वाइज आपके दिमाग में वो सेट होता जाएगा। तो हमने उसी के आगे का आज का वीडियो होगा। इसमें हम लोकसभा को कवर करने वाले हैं। लोकसभा को हम शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है तो कवर करने वाले हैं। तो आज का जो अपना वीडियो होगा वो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को हम लोग पढ़ेंगे। लोकसभा को हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में, अपने हिंदुस्तान में खास तौर से लोकसभा ही सब कुछ है। ये ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है ना। लोकसभा ही सब कुछ है। लोकसभा किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में, 81 में लोकसभा दिया हुआ है और कहा गया है कि इसे हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हाउस ऑफ पीपल्स मतलब लोगों का सभा। पीपल माने लोग हो गया ना, तो लोगों का ये हाउस है, ठीक है ना। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि ये निम्न सदन होता है। उच्च सदन कौन होता है? मैंने राज्यसभा में बताया था ना, वो उच्च होता है। ये निम्न सदन कहलाता है, ठीक है ना। हमारी जो भारतीय संसद होती है ना, उसमें 3 लोग आते हैं। एक तो राष्ट्रपति आता है, वो आपने पढ़ लिया है। दूसरा राज्यसभा आता है, वो आपने पढ़ लिया है। और उसके बाद क्या आता है? लोकसभा आता है ना। तो लोकसभा आज अपन पढ़ रहे हैं। तो लोकसभा किस अनुच्छेद में दिया है? तो 81 में दिया है, ठीक है ना। अपन 52 से चले हैं, आर्टिकल 52 से चले हैं, से 81 में आ गए हैं। ध्यान रखिएगा, एकदम सीरियल वाइज अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। या कि पीपल्स हाउस भी इसको कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। लोगों का सदन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये ध्यान रखिए कि जब हमारा भारतीय संविधान बना था, मूल संविधान जब बना था ना, तो उस समय हमारे इसमें अधिकतम जो संख्या दी गई थी ना, वो कितनी दी गई थी? 500 दी गई थी, ठीक है ना। जब संविधान बना था उस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 थी, 500 थी। अब वर्तमान में कितनी है? अब वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में है कितने? वर्तमान में है 545। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में है कितने? 545 है, ठीक है। और मैंने राज्यसभा में बताया था कि एक संविधान संशोधन हुआ था। अब उस संविधान संशोधन में ये कहा गया है ना कि 2026 तक इनकी संख्याएं परिवर्तित नहीं की जाएंगी। ये इतनी चीजें आपको लोकसभा के बारे में ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं लोकसभा के बारे में बता देता हूँ। जो ये 545 होते हैं ना, तो 545 में बाकी सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, है ना। मैंने प्रधानमंत्री में बताया था कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है दोस्तों, नियुक्ति होती है। उसका निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति होती है, ये ध्यान रखिए। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, उन सभी का निर्वाचन होता है। जो संसद बनते हैं ना, जो एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनते हैं ना, चुनाव होता है लोकसभा का, तो इन्हीं सदस्यों का होता है। तो ये 545 में आप जानते हैं कि 2 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसमें से 2 सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसका, कैसे होते हैं वो 2 सदस्य? आंग्ल इंडियन होते हैं। कैसे होते हैं? आंग्ल इंडियन होते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि पार्लियामेंट में आंग्ल इंडियन का प्रतिनिधित्व उतना अच्छा नहीं है, मतलब उतनी अच्छी संख्या नहीं दी गई है, तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को क्या कर लेता है? नॉमिनेट कर लेता है, मनोनीत कर लेता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। इसमें से जो 20 सदस्य होते हैं ना, वो संघों से चुन के आते हैं, याद रखिएगा।
संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का मतलब है, ठीक है ना, वहां से चुन के आते हैं। बाकी जो सदस्य हो गए ना, लगभग 530 आ रहा है ना, 500 जो 30 के आसपास जो मेंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है? इनका निर्वाचन दोस्तों वयस्क मताधिकार पर होता है, वयस्क मताधिकार, ठीक है। अब ये समझिए कि वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि अगर आपने 18 वर्ष की उम्र आपने पार कर लिया है तो आप वोट देने के अधिकारी हो गए। तो 18 साल में क्या कर लिया जाता है, इनको वयस्क माना जाता है। पहले ये उम्र कितनी थी, 21 वर्ष थी। मैंने प्रधानमंत्री में बताया था कि वहां पे भी एक संविधान संशोधन हुआ था, फिर उसको घटा दिया गया था, ठीक है ना। तो राजीव गांधी ने घटाया था, ये आप ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी ने घटाया था। तो 21 से क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। वो एक 60वां संविधान संशोधन था। हालांकि हम संविधान संशोधन को अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें जितने 125 के आसपास अमेंडमेंट हुए हैं ना, तो उन सभी अमेंडमेंट्स को अपन पढ़ेंगे। अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपको 100% रखा हुआ। तो पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा का मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है। तो जो बाहरी दिल्ली है ना, वहां सबसे ज्यादा मतदाता है। दिल्ली को कई हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, है ना। जो लोग दिल्ली गए हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो बाहरी दिल्ली है ना, वो सबसे बड़ा जो कंस्टिट्यूएंसी है ना, वो सबसे बड़ी है। लेकिन अगर सबसे छोटी पूछी जाए कि कौन सी है, तो सबसे छोटी जो है ना, वो लक्षद्वीप है, ठीक है ना। कौन सी है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप जो है ना, केरला में है, ठीक है। कहाँ, केरला में है, ठीक है। तो केरला में, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है, क्योंकि ये केरल का हिस्सा है ना, तो केरल में मलयालम बोली जाती है, तो याद रखिएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कहाँ है लक्षद्वीप की राजधानी, आप हमें कमेंट करके बताएं। वैसे मैं बता देता हूँ, कावारत्ती इसकी कैपिटल होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए। अब इसमें पूछा जाता है कि एरिया वाइज जो है ना, वो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, एरिया वाइज। तो जो आपका भारत का सबसे बड़ा जिला है ना, वही है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा भी जिला है वो, और सबसे ऊंचाई पर भी जिला है, ठीक है ना। कौन सा है वो, लद्दाख है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो है ना एरिया वाइज कौन सा है, लद्दाख है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पास लद्दाख है एरिया वाइज सबसे बड़ा। अगर एरिया वाइज सबसे छोटा पूछ लिया जाए कि कौन सा है, तो दिल्ली का चांदनी चौक है, ठीक है। कौन सा, दिल्ली का चांदनी चौक का इलाका जो है ना, वो क्या होता है, सबसे छोटा है एरिया वाइज। ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आंग्ल इंडियन की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो अधिकतम कितने लोग कर सकता है, तो 2 लोगों की करता है। ये एक चीज ये ध्यान रखिए। अब समझ जाते हैं, लोकसभा का कार्यकाल देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल देखते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, वो दोस्तों 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन अब इस चीज को समझिए, 5 वर्ष का तो होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति, आराम से एक एक भाषा को समझिएगा, लोकसभा का जो भंग होता है ना, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति 5 साल के पहले भी कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायी होती है ना, अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया या कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या होगी, वो लोकसभा भंग हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो 5 साल तक होता है, लेकिन 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। भारत में 8 बार अब तक ऐसा किया जा चुका है, 8 बार जो है लोकसभा को भंग किया गया था, ठीक है। 77 में पहली बार हुआ था, फिर 79 में हुआ था, फिर 84 में हुआ था, ठीक है ना। तो 8 बार किया गया है। सन आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, कर ले तो और अच्छा है। तो 8 बार किया गया है, इस चीज को आप ध्यान रखिए।
अब देखते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता अपन देखेंगे। उनकी जो योग्यताएं होती हैं दोस्तों, तो पहली तो ये होती है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज ये है कि 25 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर लिया हो, ठीक है, 25 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर लिया हो, याद रखिएगा, आयु उसने क्या किया हो, पूर्ण कर लिया हो, ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज या नेक्स्ट ये याद रखना है कि पागल नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये उसके सदस्य की जो है ना, ये क्या हो गई, उसके सदस्य की ये योग्यताएं हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उसके पास क्या शक्तियां होती हैं, ये ध्यान रखना है। लोकसभा में दो अधिकारी होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, ये याद रखिएगा, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। इसमें एक बात और बता दूं, अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तो होता है, लेकिन आपने सुना होगा, समाचार वगैरह में देखा होगा कि एक प्रोटेम स्पीकर भी होता है, वो अलग होता है, प्रोटेम स्पीकर भी होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, देखिए, प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। जब लोकसभा भंग हो जाती है और जब तक कोई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उसी अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। वो क्या करता है, वो सदस्यों को शपथ दिलाता है और इसके बाद उसका पद समाप्त हो जाता है, फिर अध्यक्ष आ जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन से हैं, तो ओम बिड़ला है, ध्यान रखिएगा, कौन है, ओम बिड़ला है। भारत के वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष है ना, वो कौन से हैं, ओम बिड़ला है। भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन है, तो मीरा कुमार है, ठीक है ना, कौन है, मीरा कुमार है। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी कैंडिडेट थी, ठीक है ना, हार गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश की कौन थी, मध्य प्रदेश से ऐसी महिला कौन सी थी जो लोकसभा की अध्यक्षा बनी हो, तो सुमित्रा महाजन थी। कौन थी, सुमित्रा महाजन थी, ये याद रखिएगा, सुमित्रा महाजन थी, इंदौर से थी, राजनीति अब छोड़ चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें ये पूछा जाता है कि मध्य भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष मतलब श्री गणेश न हुआ, शुरू न हुआ, तो श्री गणेश थे, ठीक है ना, जेबी मावलंकर, तो उनका पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर, तो याद रखिएगा, जीबी मावलंकर जी जो थे ना, तो पहले थे, जेबी मावलंकर, याद रखिएगा, मावलंकर बस याद रखिए। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पहली हुई तो श्री गणेश हुआ, है ना, शुरुआत हुआ, तो श्री गणेश में श्री गणेश कौन करेगा, श्री गणेशन वासुदेव मावलंकर, मतलब जीवी मावलंकर, ठीक है, यहाँ जी होना चाहिए, ठीक है ना, जीवी मावलंकर, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं, तो ये प्रोटेम स्पीकर हो गया, अस्थायी होता है, छोटे समय के लिए होता है। कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रोटेम स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो कोई नहीं दिलाता, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिया रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह, तो कोई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसको वो नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। अब इनके अध्यक्ष की कुछ शक्तियां देख लेते हैं। अध्यक्ष के पास बहुत शक्तियां होती, ये कह लीजिए कि लोकसभा की शक्तियां या लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या होती है, लोकसभा या उसके अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या होती हैं, ये ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में जो मैंने बताया था ना कि कार्यकाल जो होता है ना, वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, उसको समय से पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन ये ऐसे नहीं कि जब राष्ट्रपति का मन होगा तो भंग कर देगा।
प्रधानमंत्री की सिफारिश होनी पड़ेगी, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जब कहेगा। और दूसरी चीज और ध्यान रखिए, जब कोई सरकार ना अल्पमत में होती है, जब उसके पास मेजोरिटी नहीं रहती है ना, तब भी लोकसभा वो भंग हो जाती है, गिर जाती है। फिर जो अपोजिशन वाली पार्टी होती है ना, उसको कहा जाता है कि आप जो है फ्लोर टेस्ट कराइए। इसे बोलते हैं, न्यूज वगैरह में सुनते होंगे ना कि फ्लोर टेस्ट है, तो फ्लोर टेस्ट का मतलब वही है कि आप राष्ट्रपति के सामने अपनी बहुमत साबित करिए, ठीक है। और राज्यों में राज्यपाल ये करता है, ठीक है, राज्यों में कौन करता है, राज्यपाल करता है। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी है ना, तो अभी कांग्रेस की सरकार बहुमत में है, लेकिन इसके विधायक ना टूट करके कहां गए, बीजेपी में चले गए, ठीक। तो इसकी बहुमत जो है ना तो कम हो गई। अब ये चले गए तो इसकी बहुमत क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो क्या करता है कि इस स्थिति में जो पार्टी का लीडर होता है ना, वो राज्यपाल के पास जाता है और कहता है कि हमारे पास मेजोरिटी है, हमारे पास बहुमत है। तो राज्यपाल ना सबसे पहले एक्टिंग गवर्नमेंट को बुलाएगा, एक्टिंग गवर्नमेंट को बुलाएगा और बोलेगा कि आप बहुमत साबित करिए, ठीक है ना, बहुमत साबित कर दीजिए। तो जब इनके पास बहुमत नहीं रहेगा तो बहुमत साबित नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इनको साबित करने के बाद इस अपोजिशन पार्टी को बोलेगा कि आप बहुमत साबित करिए, तो फिर ये अपना बहुमत साबित करेंगे, ठीक है ना। तो बहुमत साबित कई तरह से होते हैं, उसकी खैर वो अलग प्रक्रिया है, उसका चर्चा हम नहीं करेंगे। तो ये बहुमत साबित करेंगे, तो फिर ये जो है ना पार्टी गवर्नमेंट में आ जाएंगे, रूल में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, है ना। तो बीजेपी इसी तरह से आई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि जो ये पार्टी है ना, इनके पास एक अधिकार होता है, हालांकि ये न्यायालय संबंधी अधिकार होता है, उसकी चर्चा मैं बहुत डिटेल में नहीं करूंगा। इनके पास अधिकार होता है ना कि ये विप जारी कर दें, क्या जारी कर दें, विप जारी कर दें। विप जारी करने में क्या होता है दोस्तों कि जो ये विधायक टूट रहे हैं ना, ये अलग हो रहे हैं ना, तो इनकी योग्यता खत्म हो जाएगी, मतलब ये जीरो हो जाएंगे। तो इनके पास जाएंगे भी ना तो वो नहीं होगा, है ना। तो राजस्थान में जो ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था ना, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था, तो राजस्थान में यही किया गया था, विप जारी कर दिया गया था। तो अगर ये इसके पास जाएंगे भी ना तो इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो रहेगी, है ना, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरह से यही काम जो है ना सेम रूप से सेंट्रल में होता है, मतलब केंद्र में होता है, मतलब दिल्ली में होता है, मतलब लोकसभा में होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी ये बात, मैं बता रही। तो 5 साल से पहले भी कर सकता है। दूसरी चीज, जब देश में आपातकाल लगा हो ना, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जब देश में आपातकाल लगा हो तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल ही बढ़ाया जा सकता है। जब देश में आपात लगा था ना इंदिरा जी के समय, तो 2 बार बढ़ाया गया था। एक बैठक हुई तो 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया, फिर हुई बैठक, फिर उसको 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो गया है तो अधिकतम 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा, अधिकतम 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल की घोषणा जो है ना वो उद्घोषणा हो गई कि आपातकाल नहीं है, तो अधिकतम कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि अगर एक अधिवेशन हो गया ना, अधिवेशन हुआ लोकसभा का, अब अधिवेशन के बाद जो है ना कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है ना, तो उसकी सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष चाहे ना तो समाप्त कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई सदस्य जो है तो उसमें भाग लिया, अधिवेशन में भाग लिया, तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गिरफ्तारी किसमें होगा, सिविल में नहीं होगी, फौजदारी में होगी, है ना। फौजदारी का मतलब ये होता है कि जो आपराधिक मुकदमे होते हैं उन्हें फौजदारी के अंतर्गत रखा जाता है, जो जमीन उमीन के होते हैं ना वो सिविल के कहलाते हैं, ठीक है। तो सिविल में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। 40 दिन पहले, जैसे मान लो आज इन्होंने अधिवेशन में भाग लिया, तो इसके 40 दिन यहाँ तक पीछे और 40 दिन आगे यहाँ तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी में रोक रहेगी, लेकिन फौजदारी में होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इनकी शक्तियां देख लेते हैं, क्या क्या शक्तियां होती हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की और या कि उनके सदस्यों की शक्तियां क्या क्या होती हैं, ठीक है। देखिए, पहली शक्ति तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये होती है
कि उसके पास निर्णायक वोट का अधिकार होता है। निर्णायक वोट क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए। निर्णायक वोट का मतलब ये होता है कि किसी मामले में, ठीक है, किसी मामले में दोनों पार्टियों के पास समान वोट आ गए, सपोज करिए इक्वल आ गए, 50-50 मान लीजिए आ गए, है ना, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना एक वोट जिसको दे देगा ना तो वो बहुमत में आ जाएगा, तो ये कहलाता है निर्णायक वोट होता है। तो निर्णायक वोट देने का अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिए कि संविधान के 108 आर्टिकल में लिखा है, ठीक है, आर्टिकल नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ना संयुक्त अधिवेशन करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा, याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब ये संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों सब एक साथ आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये कहलाता है संयुक्त अधिवेशन। कब होता है, जब देश में कोई इमरजेंसी हो या कि कोई विधेयक जो है पारित ना हो रहा हो, इंपॉर्टेंट विधेयक हो लेकिन पारित ना हो रहा हो, ठीक है ना, तो तब बुलाया जाता है। या कि एक और कंडीशन होती है कि मैंने बताया था ना कि राज्यसभा के पास अधिकार होता है कि 6 महीने तक रख सकता है ना, तो जब एक सदन में कोई विधेयक पारित हो गया, दूसरे सदन ने इसको 6 महीने के लिए रख लिया, तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उनमें सुलह करता है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझा लीजिए। तो इन कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन होता है। लेकिन ध्यान रखिए धन विधेयक में जो है ना, धन विधेयक और संविधान संशोधन का विधेयक, इनमें ये प्रक्रिया नहीं लागू होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई अगर धन विधेयक है ना तो फिर संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, और संविधान का जो संशोधन वाला है ना वो उसमें भी नहीं होगा, वो संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है ना, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी हुई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किसमें है, 368 आर्टिकल में है। किस देश से लिया गया था ना, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से ये लिया गया है, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जब कोई सदस्य स्थगन प्रस्ताव लाता है, अब समझिए पहले स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। देखिए, अगर देश में कोई विकट समस्या चल रही है, जैसे इस समय विकट समस्या चल रही है, तो कोई भी एमपी ना क्या कर सकता है कि सारी चर्चा को रोक करके उस विषय पर चर्चा करेगा, तो इसकी अनुमति कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। तब फिर वो सदस्य ना स्थगन प्रस्ताव लाता है, तो बाकी की जितनी भी चर्चाएं होंगी ना सब निरस्त हो जाएंगी, उसी मुद्दे पर होगी। जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है ना, तो कोई जो सदस्य है ना वो कर सकता है, और विपक्ष का जो नेता होता है ना उसको कम से कम जो है 55 सीट हासिल हो, तब वो विपक्ष का नेता बनेगा। इसमें प्रतिशत वाइज भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो लगभग 10% होना चाहिए। अगर 10% उसके पास है ना मेजोरिटी, तो वो विपक्ष का नेता बनेगा। इस समय कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। विपक्ष के नेता की जो हैसियत होती है ना वो कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर होती है। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। जब ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपके समझ में आएंगी तब जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए वीडियो को 2-3 बार देखें। मैंने आज की वीडियो में ज्यादा लिखा नहीं है दोस्तों, इसलिए आप सुने और रफ में स्वयं नोट्स बनाएं। तो वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।